नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको स्टडी पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने 2020 के जो हमारे क्वेश्चंस रहते थे यूपीएससी पीवाईक्यू जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी पार्ट के। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। डिस्कस करना है द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल डिज़ाइनिंग ए कंसेशन एग्रीमेंट बिटवीन द पब्लिक एंटिटी एंड प्राइवेट एंटिटी। ये आपको 250 वर्ड्स और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिफाइन करना है आपको इन्वेस्टमेंट क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। बॉडी पार्ट में डिस्कस करेंगे जो फैक्टर जो कंसिडर किए जाएंगे वाइल आपके डिज़ाइन किया जा रहा है कंसेशन एग्रीमेंट, किसके बीच में, पब्लिक एंटिटी और प्राइवेट एंटिटी के बीच में। कंक्लूजन उसके अकॉर्डिंग हम राइट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो होता है एक तरह से एसेट। आपने देखा होगा इन्वेस्टमेंट, जब आप रियल एस्टेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आपके पास ऑलरेडी एसेट है, एसेट मतलब आपके पास जो आप डेली सेविंग्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मंथली जो सेविंग्स कर रहे हैं आप लगा लो 10,000 पर मंथ, बट ईयर में कितने हो गए आपके पास 1,20,000, ठीक है। और यही 5 साल में कितने हो गए 6 लाख। अब आप चाहते हैं कि 6 लाख को मैं क्या करूं, इन्वेस्ट करूं, तो आपका ये क्या बनेगा, एसेट, राइट। तो इस तरीके से समझना है, एक तो एसेट है या इनकम और इनकम जनरेट करने के लिए, ठीक है, अनदर एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए हमारा, तो उसका हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। वो आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है मशीनरी की फॉर्म में, आप कहीं बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विपमेंट्स लेना, रोड्स का मतलब, ये सारी चीज़ हम ये बड़े पैमाने में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो रहा है, इसी को कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट को ही कैपिटल फॉर्मेशन बोल देते हैं, कि इन जो डिस्क्राइब करे कि कैपिटल एक्यूमुलेट कितना हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर कंट्री। ये आपका कैपिटल गुड्स में आ सकता है, इक्विपमेंट्स में आ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन एसेट्स में आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी में, किसी में भी आ सकता है। तो जनरली देखा ये जाता है कि हायर द कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन, तो इससे क्या होगी, फास्टर इकोनॉमी ग्रोथ होगी, राइट। तो इस तरीके से समझना हमें कि जितनी ज़्यादा हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतनी जल्दी और उतनी फास्टर हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ। और साथ साथ ये क्या करेगी, अब इन्वेस्टमेंट आई है मतलब कैपिटल फॉर्मेशन है, ये कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ लगेगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, कहाँ पर, इकोनॉमी में। अब इंडस्ट्री लगाई जाएगी, इंडस्ट्री से क्या होगा, आउटपुट आएगा कुछ ना कुछ तो, बट इनपुट क्या आ रही है साथ में, एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, और एम्प्लॉयज़ को क्या मिल रही है, सैलरी। तो एट द एंड और क्या होगा साथ में, इनकम ग्रोथ भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को टाइम करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखेंगे। सबसे पहली चीज़ इंट्रोडक्टिव पार्ट मैंने बता दिया, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से बताइए, सबसे पहले क्या होगा, नंबर वन, ओवरऑल कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा। एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतना कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा, यानी उतनी ही डाइवर्सिटी बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। बूस्ट करेगा इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को, बिल्कुल सही बात है ये। देन कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी ग्रोथ को। ये सारे पॉइंट्स आपको राइट डाउन करने हैं कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इन्वेस्टमेंट में वो आपको बताने हैं। और एनकरेज करेगा डोमेस्टिक सेविंग्स ओवर टाइम, ठीक है। इन लेटर स्टेज आपका एनकरेज करेगा क्या, लेटर टाइम में, कि जैसे हमने अब दोबारा इन्वेस्ट किया आपने ये पैसा, अब इससे आपको आउटपुट आने लग गया, या मतलब प्रॉफिट आने लग गया, अब इस प्रॉफिट को दोबारा से आप क्या करोगे, सेव ही तो करोगे। तो डोमेस्टिक सेविंग्स को ओवर टाइम एनकरेज करेगा, ठीक है। और अब बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़, कंसेशन एग्रीमेंट क्या होता है। ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप ये समझिए कि कंपनी को राइट्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा, या किसी भी लीगल एंटिटी के द्वारा। मतलब क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या हो गया ये, ज्वाइंट डेवलपमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट है या मेंटेनेंस करनी है किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। तो कंसेशन एग्रीमेंट होता है कि आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, राइट। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ फैक्टर्स क्या क्या आते हैं, क्या क्या कंसिडर्ड किए जाते हैं फैक्टर्स बिटवीन
पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटी, ये समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज़ ड्यूरेशन, क्रूशियल फैक्टर है कि टाइम पता होना चाहिए, कितना पीरियड है वो, कितने पीरियड तक ये कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। तो मेन वही तो डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि मैं ये कहता हूँ 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, बट उसको टाइम लग रहा है कितना, 2 मंथ, 2 मंथ्स लग रहे हैं। तो इसमें टाइम में इन्वेस्टमेंट तो हो रही है, साथ साथ और क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पैसा भी इन्वेस्ट हो रहा है। तो टाइम पीरियड या पीरियड एक क्रूशियल फैक्टर होता है ताकि टाइमली प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी आए। और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, जैसे 2 महीने का, अब जो काम कर रहे हैं उनको 2 महीने की एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी, 2 महीने की इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ किस में कंसिडर की जाएगी, ड्यूरेशन, कि जो टाइम पीरियड दिया गया है कंप्लीशन का, दैट इज़ एक वेरी क्रूशियल फैक्टर, राइट। फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी भी, वाइबिलिटी भी देखी जाएगी, और कॉस्ट एस्टिमेशन भी ज़रूरी है। देन सेकंड आता है आपका क्या, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। देखो, इंश्योर करेगा क्या, इफेक्टिव एग्जीक्यूशन टू अवॉइड द डिलेज एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंशन जो हम करना चाह रहे हैं। देखो, एक्चुअल एनफोर्समेंट क्या है कि लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर लॉन्ग टाइम के लिए जाएगा तो उसकी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी, ठीक है। तो आपका, आपने बट क्या कर दिया कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ 12 मंथ्स का, कि 12 मंथ्स के अंदर ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, जाना चाहिए। अदरवाइज जितने भी आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंशन हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये 12 महीने की जगह 13 महीनों में काम हुआ, तो जो एक्स्ट्रा 1 मंथ में काम हुआ वो उसकी पेमेंट कौन देगा, ये खुद प्राइवेट एंटिटी देगी, क्योंकि टारगेट तो 12 महीने में कंप्लीट करने का आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो इससे क्या होगा, डिले अवॉइड होंगे। अब वो तो चाहेगा ना कि 12 महीने में ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, तो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। देन आपने देखा कॉन्ट्रैक्ट कितने का, 12 महीने में टारगेट, ये इन्वेस्ट क्या है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रोड डेवलपमेंट है, या कोई भी डेवलपमेंट है, 12 महीने के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इससे अब बाद में क्या मिलेगी, अब एक्सपेंसेस घटे, डिले घट गया, तो सर्विस डिलीवरी टाइम पे होगी, टाइमली सर्विस प्रोविजंस मिलेंगे, ताकि जो ऑनगोइंग मेंटेनेंस है वो भी इंक्लूड की गई है इसमें, ठीक है। देन सबसे बड़ी चीज़, इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन यूज़ होगा ताकि वेस्टेज को रोका जा सके, एफिशिएंट यूज़ हो रिसोर्सेज का। देन कॉम्पिटिटिव एज के अकॉर्डिंग प्राइवेट एंटिटी को एडवांटेज मिलती है, बेसिकली आपको ही पता है कि कंपेरेटिवली एडवांटेज मिलती है, जैसे पब्लिक एंटिटी की देखा जाए तो प्राइवेट एंटिटी क्या करेगी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, कंसिडरिंग क्या, कंसेशन एग्रीमेंट्स को देखते हुए, राइट। तो कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा इनको। कंक्लूजन पार्ट में आपको यही लिखना है कि अगर बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज़ रेगुलेशंस को फोकस किया जाए और जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए, तो बैलेंस अप्रोच के तहत, जिसमें आपका पब्लिक भी पार्टिसिपेट करेगा और प्राइवेट भी, पब्लिक मींस गवर्नमेंट, प्राइवेट मींस कोई भी इन्वेस्टर, दोनों साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो डेवलपमेंट हो सकती है, इम्प्रूवमेंट आएगी। और कंसेशन एग्रीमेंट एक फंडामेंटल इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करेगा इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। और ये आपका टाइम लैग, कॉस्ट, ये हमने जो भी डिस्कस किए थे, और जितने भी इश्यूज़ हैं उनको कंसिडर किया जाएगा, जैसे ड्यूरेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वाला इश्यूज़ है, टाइम पे डिलीवरी हो रही है कि नहीं, मतलब सर्विस मिल रही है कि नहीं, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर यूज़ होना हो रहा है या नहीं, और साथ में गवर्नमेंट एंटिटी के साथ साथ पब्लिक, अगर प्राइवेट एंटिटी आ जाती है तो कंपटीशन एज भी मिलता है। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे कि एक वेल डिज़ाइंड कंसेशन एग्रीमेंट हो तो वो हेल्प करेगा आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट में, और आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स हैं उनको रिड्यूस करने में। तो इस तरीके से हम इसका कंक्लूज़न राइट डाउन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका लगभग 250 वर्ड्स में ये आराम से हो जाएगा, आपको 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू द स्टेट्स एक्ट ऑफ 2017. How has COVID-19 impacted the GST compensation fund and created new federal tensions? अब कोविड की वजह से क्या हो रहा है कि सेंटर पे प्रेशर आ रहा है, एज यू ऑल नो, क्योंकि कोविड वैक्सीन्स भी देनी है, लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों को कंपनसेशन भी प्रोवाइड करना है, जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं उनको भी थोड़ी बहुत सैलरी या राशन के सामान पहुंचाना है। तो सेंटर पे क्या आ गया, प्रेशर आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, थोड़ा बहुत आपको जीएसटी कंपनसेशन के बारे में बताना है इंट्रोडक्शन में, राइट। देन आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि
जो आपका जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 था उसमें क्या क्या थे रैशनल्स, और डिस्कस करना है कि हाउ कोविड-19 ने इम्पैक्ट किया जीएसटी कंपनसेशन को। जैसे मैंने आपको यही एग्जांपल दिया वैक्सीन वाला, ठीक है, और कैसे न्यू फेडरल आपका फेडरल टेंशन्स क्रिएट कर रहा है। देन कंक्लूजन में कुछ सजेशन देते हुए फिजिकल फेडरलिज्म को हमने क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, उसके बारे में सजेशंस देने हैं आपको, राइट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या करेंगे, इंट्रोडक्टरी में क्या करेंगे, जो एक्ट था जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017, वो क्या कहता है कि कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा किसको, स्टेट्स को, जो भी इनका रेवेन्यू लॉस हो रहा है उसको देखते हुए, ठीक है। ये किसके तहत, 5 साल तक मिलेगा ये आपको हर स्टेट्स को, किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग। कौन से में था ये, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101 2016 के तहत। तो कंपनसेशन कौन देगा, सेंटर देगी स्टेट्स को अपॉन ए 14% का, और मोर भी हो सकता है। जो भी शॉर्टफॉल हो रहा है स्टेट्स को, जो भी रेवेन्यू लॉस हो रहा है उसका लगभग 14% से ज़्यादा भी हो सकता है, 40% से कम भी हो सकता है, ठीक है, टिल यूर जून 2022। किसके अकॉर्डिंग था ये, सेक्शन 18 के तहत। अब रेशनल बिहाइंड देखते हैं। सबसे पहली चीज़, अब कंपनसेशन कैसे प्रोवाइड की जा रही है वो आपको पॉइंट्स बताने हैं। सबसे पहली चीज़, कंपनसेशन दी जाएगी आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को, जैसे आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं। बट रेवेन्यू जो मिलता है जीएसटी का, कंपनसेशन जो टैक्स है वो किसको मिलेगा, जीएसटी के अकॉर्डिंग, जीएसटी के अकॉर्डिंग ये जो कंपनसेशन टैक्स है ये किसको मिलेगा, जो कंज्यूम कर रही है। कंजम्पशन टैक्स किसको मिलेगा, जो स्टेट उसको कंज्यूम कर रही है। तो इससे जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं उनको लॉस हो रहा है, तो ये कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी जीएसटी के अकॉर्डिंग। सेकंड पॉइंट क्या है, रेवेन्यू जो भी शॉर्टफॉल हो रहा है स्टेट्स को, जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के बाद जो भी रेवेन्यू का शॉर्टफॉल हो रहा है वो कौन प्रोवाइड करेगा, सेंटर, ठीक है, वो प्रोवाइड करेगी इसको, क्योंकि क्या बोला गया है, वन नेशन वन टैक्स। इसको आप इंट्रोडक्शन पार्ट में भी लिख सकते हैं। जितने भी आपके इंटीग्रेटेड इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया गया, तो कंपनसेशन फंड प्रोवाइड किया गया, ताकि जितना भी किसके तहत, बाय इम्पोजिंग कंसेशन सेस ऑन डिमेरिट गुड्स, ठीक है। तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल को कवर किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन लाइबिलिटी बनाई गई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लाइबिलिटी बनाई गई किसके बीच में, बाइंडिंग एग्रीमेंट किस किस के बीच में, सेंटर एंड स्टेट के बीच में, कि इनको कंपनसेटरी अमाउंट मिलेगा। देन आता है फिक्स्ड रेवेन्यू ग्रोथ अश्योरेंस। क्या बोला कि गवर्नमेंट ने कि आपको सेंटर अश्योर्डली 14% ईयर ऑन ईयर, कब तक, 2022 तक जीएसटी रेवेन्यू प्रोवाइड करेगी आपको, जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ देगी फॉर 5 ईयर्स की। अगर ये अमाउंट अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, देन द सेंटर विल कंपनसेट टू स्टेट फॉर सच डेफिशिएंसी, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका क्या, एक्चुअल रेवेन्यू टारगेट जो है स्टेट्स का, फॉर एग्जांपल, तो उनके बीच में डिफरेंस देखेंगे कि जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू था और एक्चुअली जो उनको मिला वो कौन देगा, टोटल कंपनसेशन पेएबल बाय द फाइनेंशियल ईयर अगर देखेंगे तो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू माइनस एक्चुअल रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ स्टेट का, उसके तहत जीएसटी कंपनसेशन कॉर्पस से उनको पैसा दे दिया जाएगा, किसको, स्टेट्स को, ठीक है। तो ये आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सबसे बड़ी चीज़, इम्पैक्ट जीएसटी कंपनसेशन का कैसे पड़ा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल एक्सपेक्टेड कितना गया 3 लाख करोड़ आएगा एक्सपेक्टेड 2021 में, बट आया कितना, 65,000। अब ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल किसको मिला, सेंटर को। अब कैसे ये स्टेट को ये कंपनसेटरी अमाउंट जीएसटी देगी, ड्यू टू किसकी वजह से, कोविड की वजह से कम टैक्स कलेक्शन हुआ। क्यों, क्योंकि लॉकडाउन हो गया है, ठीक है, और आपका स्ट्रेनिंग हो गया स्टेट फाइनेंस में। लॉकडाउन की वजह से क्या, एम्प्लॉयमेंट नहीं है लोगों के पास, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो क्या मिलेगा, टैक्स नहीं मिल रहा है, तो टैक्स नहीं मिल रहा है तो क्या, टैक्स कलेक्शन कम होगा। वैक्सीन फाइनेंसिंग हो रही है गैप, अप टू 30% ऑफ द स्टेट रेवेन्यू कहाँ जा रहा है, कंज्यूम कहाँ हो रहा है, वैक्सीनेशन में। बाईपास किया जा रहा है स्टेट काउंसिल को, क्योंकि यूनियन बाईपास कर रही है काउंसिल डिस्कशंस जो जो हो रहे हैं उनको। क्यों, क्योंकि रेवेन्यू ही नहीं है,
इतना पैसा ही नहीं है कि वो स्टेट्स को कंपनसेटरी अमाउंट प्रोवाइड कर सके। तो इसमें क्या करेगा, स्टेट रिजेक्शन कर रही है कि मार्केट बोरिंग तो हम करेंगे नहीं, कि हमें मार्केट के क्यों बोरो करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 के तहत हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए, जब क्यों हम मार्केट बोरो करें। ठीक है, तो किसको फुलफिल करनी पड़ेगी इनकी डिमांड, सेंटर को फुलफिल करनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है कि स्टेट को सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, क्योंकि किसका ब्रीच हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीच हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, स्टेट कहाँ जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ। नॉन यूनिफॉर्म इम्पैक्ट है, देखो इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर अक्रॉस द स्टेट्स देखोगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से स्टेट्स के अक्रॉस लॉसेज हो रहे हैं, यूनिफॉर्म इम्पैक्ट नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म इम्पैक्ट की वजह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है एट द एंड। अब वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं आप, सबसे पहली चीज़ कि रियलाइजेशन कीजिए, स्टेट्स को रियलाइजेशन करना पड़ेगा, कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लॉस हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, इवन स्टेट गवर्नमेंट्स को भी। तो साथ में मिलकर चलने के लिए आइडियली इनको क्या करना पड़ेगा, साथ में काम करना पड़ेगा, फेडरलिज्म को बढ़ाना पड़ेगा। तो देखा जाएगा, स्टेट शुड एक्सेप्ट द लोअर लेवल ऑफ लिंक टू योर नॉमिनल ग्रोथ के अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए, आपका जो रियलिस्टिक कंपनसेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। यूनियन रोल का क्या होना चाहिए कि आप आरबीआई से बोरो करो और स्टेट को कंपनसेटरी अमाउंट प्रोवाइड कीजिए। स्टेट को कॉपरेशन करना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा कि रियलिस्टिक जो कंपनसेशन है टेम्प्रेरी, उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोविड-19 सिचुएशन बहुत ही एक मतलब ऐसी सिचुएशन थी, आपको भी पता है कि ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं थी, आनी ही नहीं थी, है ना। तो 2022 का के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, क्योंकि 5 साल कंपनसेटरी अमाउंट सही था कि इसके बाद स्टेट अच्छे से रन करने लग जाती है अपना काम, बट अब एकदम आ गई है कोई बीमारी, तो इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। पेंडेमिक आया है, ये तो हमें तो पता ही नहीं था इसके बारे में। तो ये तो एक नॉन रियलिस्टिक एक चीज़ हो गई थी, तो उसको स्टेट को कोऑपरेट करना पड़ेगा इसमें। सेंटर को ऑब्लिगेशन है कि जितने भी स्टैचुरी ड्यूटीज़ हैं वो फुलफ़िल करनी पड़ेगी सेंटर को स्टेट के लिए। देन कंक्लूजन में क्या करेंगे कि भाई लिंकिंग करनी पड़ेगी, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है प्रैक्टिकली उसको लिंक कर देंगे आपका कंपनसेटरी अमाउंट से, कंपनसेशन से। तो इससे क्या होगा कि सेंटर शुड बोरो, अगर कहाँ से बोरो करेगी, आरबीआई से या मार्केट से, तो किसके लिए, स्टेट्स को कंपनसेटरी अमाउंट देने के लिए। ठीक है, इम्पोज करना पड़ेगा सेस, बट अभी लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, तो कैसे वो इसमें दे पाएंगे सेस। टू स्टेबलाइज द, आपका जितना भी रियलाइजेशन आपका रिलेशंस है स्टेट के साथ, रिलेशन मेंटेन अच्छे से रखने के लिए, फेडरलिज्म को मेंटेन रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कदम उठाने पड़ेंगे कि ज़्यादा ज़्यादा मनी को रेज़ किया जाए बाय इम्पोजिंग सेस, ताकि रिस्पेक्टिव डोमेन के अकॉर्डिंग उनको अलाउ को किया जाए स्टेट्स को भी, कि भाई वो भी आप अपना पैसा बना सकते हैं, आप थोड़ा वो सेस लगा लीजिए, क्योंकि ये सिचुएशन पेंडेमिक सिचुएशन है, इसमें आपको हमें मिल के काम करना पड़ेगा, रदर दैन कि आप हमसे ही डिमांड करें। ठीक है, तो इसमें आपको यही चीज़ करेगी कि स्टेट, राइट, बात सही है कि स्टेट ने रिजेक्ट किया कि मार्केट बोरिंग तो हम नहीं करेंगे, बट सेंटर को तो करना पड़ेगा ना, वो कहाँ से करेगा, आपका मार्केट से या आरबीआई से बोरो करके स्टेट्स को कुछ कंपनसेटरी अमाउंट देगा, लगभग आपके सभी स्टेट्स को, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ या स्टेबलाइजेशन आ सके, किस में, इकोनॉमी में। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 में जो लॉकडाउन की वजह से जितना भी लॉस हुआ है सेंटर को, स्टेट्स को, वो कंपनसेटरी अमाउंट अकॉर्डिंगली दिया जा सके सबको। तो इस तरीके से हमें ये कंक्लूड करना है कि कंपनसेशन को नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के साथ लिंक कर दिया जाए, और सेंटर को मतलब बोरो करना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि और स्टेट को भी इम्पोज करना पड़ेगा कोई छोटा मोटा सेस, ताकि रिलेशंस को स्टेबलाइज किया जा सके, उनको भी थोड़ी बहुत पावर देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमें कंक्लूजन पार्ट लिखना है, और इम्पैक्ट्स बताने थे कोविड-19 के, और जितने भी आपके जीएसटी कंपनसेशन 2017 के उसको बताने थे, और इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपको बता ही दिया था कि पर्पज़ क्या था वो बताना है, और कैसे क्या सेंटर स्टेट को कितना पैसा देने वाली है टिल यूर 5 साल, मतलब अब जब स्टार्ट हुआ तब से लेके आपका जीएसटी टिल यूर जून 2022। बट बीच में क्या आ गया, कोविड-19 की वजह से जितने भी आपके इम्पैक्ट हुए हैं, किस में, कंपनसेशन, जीएसटी कंपनसेशन फंड में, और फेडरल रिलेशंस जो इम्पैक्ट हुए हैं उन पे काम किया जाए। ये आपको कंक्लूड, पहले आपको वे फॉरवर्ड में बताना है, देन आपको कंक्लूड पार्ट में ये कम्प्लीटली बता देना है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को राइट डाउन करेंगे। तो आप इनको लिख के देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो
कैपिटल आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो गया, देन आपका जीएसटी कंपनसेशन से रिलेटेड हो गया। तो राइट डाउन करके देखिए, मिलते हैं फिर कल आपके 2021 वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।